न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। कोरोना की बढ़ती रफ्तार लगातार लोगों को डरा रही है, दहशत पैदा कर रही है। मौतों की बड़ी रफ्तार ने लोगों को सदमे में डाल दिया है कि आखिरकार इस कोरोना पर कंट्रोल कैसे होगा, कैसे इसकी रफ्तार पर ब्रेक लगेगा। लेकिन इस बार जो सबसे डराने वाली बात है और जो बात सबसे दहशत पैदा कर रही है कि इस बार कोरोना की इस लहर में बच्चे सुरक्षित नहीं है। कोरोना की रफ्तार डरा रही है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो इस बार सामने है वो ये कि कोरोना की तलवार अब छोटे छोटे बच्चों पर भी लटक रही है। दिल्ली से लेकर सूरत और बेंगलुरु तक अब कोविड के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें नवजात से लेकर 12 साल तक के बच्चों में कोविड का इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। कैसे और क्यों मासूमों को लग रहा है वायरस का ग्रहण? किन लक्षणों से पता चलेगा कि घर के बच्चों को कोरोना हुआ है या नहीं? अपने बच्चों को कोरोना से बचाना है तो आज न्यूज नेशन आपको बताएगा एक एक डिटेल, क्योंकि बात बच्चों की है। गुजरात, कोरोना से नवजात की मौत। कर्नाटक, 15 दिन में 2000 बच्चों को कोरोना। दिल्ली, बच्चों में तेजी से बढ़ रहा है वायरस। देश में कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ। पहली बार 24 घंटों में कोरोना केस 2 लाख के पार चले गए। लेकिन इस विस्फोट से सबसे बड़ा खतरा पैदा हुआ देश की आने वाली पीढ़ी को, यानी बच्चों को। देश के अलग अलग हिस्सों में बच्चों में कोरोना संक्रमण फैलने की खबरें आने लगी और खबर की बुनियाद में एक ही अलर्ट था कि अब बच्चों को भी कोरोना हो रहा है। दिल्ली, इस अलर्ट की सबसे खतरनाक तस्वीर कोरोना की हॉटस्पॉट बन चुकी दिल्ली से सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के अस्पतालों में 12 साल तक के बच्चों में कोरोना का संक्रमण सामने आ रहा है। दिल्ली में सबसे यंग कोरोना पेशेंट की उम्र महज 8 महीने दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक कुल 2733 बच्चे कोरोना इन्फेक्शन की जद में आ चुके हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना की पिछली वेव और सेकेंड वेव के बीच सबसे बड़ा फर्क बच्चों में तेजी से फैलता कोरोना संक्रमण ही है। पिछली वेव में बच्चों के अंदर रत्ती बराबर लक्षण नहीं सामने आ रहे थे, लेकिन इस बार बुखार आना और स्मेल खोने जैसे लक्षण बच्चों के अंदर दिख रहे हैं। सेकेंड वेव में कोविड के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और खास तौर पर बच्चों में भी इसका अधिक प्रभाव दिखाई दे रहा है। अभी जो जानकारी आ रही है एक म्यूटेंट की, एक ये भी कारण हो सकता है कि जो डबल म्यूटेंट दिल्ली में पाया गया है और काफी ज्यादा संख्या में है। दिल्ली में बच्चों पर कोरोना का साया तेजी से छा रहा है। कर्नाटक में भी छोटे बच्चे वायरस का शिकार बनते जा रहे हैं। न्यूज नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल से लेकर अब तक कर्नाटक में 1967 बच्चे कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। ये सभी बच्चे 9 साल तक के हैं और एक बच्चे की कोविड से मौत भी हो चुकी है। 1 अप्रैल से अब तक के आंकड़ों की बात करें तो कर्नाटक में तकरीबन 90,000 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और इनमें से तकरीबन 2000 बच्चों को भी कोरोना हुआ है। यानी कुल कोरोना केस का तकरीबन 2% आंकड़ा 1 से 10 साल तक के बच्चों का ही है। ये आंकड़ा क्लियर कट बताता है कि कोरोना की सेकेंड वेव की चपेट में बच्चे तेजी से आ रहे हैं। सिर्फ कर्नाटक और दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में बच्चों पर मंडराता कोविड का खतरा अपना फन फैलाता जा रहा है। इस खतरे को समझने के लिए आंकड़े देखना बहुत जरूरी है। 1 मार्च से 4 अप्रैल तक के आंकड़े के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 5,940 बच्चे कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 60,684 है, जबकि उत्तर प्रदेश में 3,004 बच्चों को कोरोना हो चुका है। अब आपके जहन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर बच्चों में कोरोना पहचाने तो कैसे पहचाने? बच्चों में सिम्टम्स एक अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है उन्हें पहचानना। तो इनके अंदर फीवर, एक अगर परसिस्टेंटली फीवर है, न्यूमोनाइटिस जो एक तरह से ब्रीदिंग डिफिकल्टी या कॉफ के जरिए पता लग सकता है। डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं बच्चे, टेस्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, डायरिया के भी कुछ बच्चे आ रहे हैं।
खतरा सिर्फ छोटे बच्चों को इन्फेक्शन ही नहीं बल्कि इससे बड़ा भी है, क्योंकि बच्चे अब कोरोना के स्प्रेडर बन सकते हैं। अगर कोई वयस्क संक्रमित होता है तो उसे आइसोलेट किया जा सकता है, लेकिन छोटे बच्चे आइसोलेशन का खुद पालन नहीं कर सकते। पहचान होने से पहले भी बच्चे लगातार घर में मौजूद हर शख्स के संपर्क में रह सकते हैं, यानी बच्चों से परिवार के दूसरे सदस्यों को कोरोना हो सकता है। लगातार मास्क पहने रखना, हाथ बार बार धोना या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये सब छोटे बच्चों को समझाना बेहद मुश्किल है। इसीलिए जरूरी है कि अब माता पिता अपने बच्चों पर नजर रखें, उन्हें इन्फेक्शन के खतरे से दूर रखें, ताकि हमारा आने वाला कल कोरोना के डेंजर से बच सके। टीम न्यूज़ नेशन। ये रिपोर्ट आपने देखी, अब आप न्यूज़ नेशन बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बड़े डॉक्टरों का पैनल आपको बताएगा कि आपके बच्चों पर खतरा इस बार कितना बड़ा है और क्या एहतियात आपको बरतना चाहिए, क्या सावधानियां बरत सकते हैं और कैसे आपको अपने बच्चों की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ जुड़ी है, जो कि सीनियर फिजिशियन है, डॉक्टर दीपाली भारद्वाज सीनियर फिजिशियन, डॉक्टर रवि मले जो कि फेमस चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर रवि, मैं आपके पास आता हूं। हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं, बच्चों पर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस स्ट्रेन में, इस लहर में खतरा कितना बड़ा है? डेफिनेटली खतरा बहुत है। मैं आपको पूरी परिस्थिति बताता हूं किस तरह की है। हमारे जो कुछ स्ट्रेन्स आए हैं, जैसे बी 1.1.7 या बी 1.1.67, ये जो दो स्ट्रेन्स आए हैं, ये स्ट्रेन्स जो हैं ये बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, और डबल म्यूटेंट स्ट्रेन भी बच्चों में इफेक्ट कर रहा है। अब चिंता का विषय एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट या पीडियाट्रिशियन मेरा ये है कि हमारे बच्चों की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया। अगर 18 साल से छोटे बच्चों की बात करें तो 41% हमारी जो पॉपुलेशन है वो बच्चों की है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है, और इस धरती के ऊपर इनके लिए कोई वैक्सीनेशन अभी उपलब्ध भी नहीं है और आने वाले 3-4 महीने में नहीं आएगी। तो एक तो ये पॉपुलेशन वल्नरेबल है। दूसरी चीज है, जैसे जैसे एडल्ट्स वैक्सीनेट होते जाएंगे, वायरस अपनी म्यूटेशन करके बच्चों की तरफ जा सकता है, और अब उसने जाना भी शुरू कर दिया। आपने पैकेज में दिखाया कि दिल्ली में सबसे छोटा बच्चा 8 महीने का डायग्नोज हुआ है, 4 महीने का बच्चा तो मैंने ही डायग्नोज किया है। तो ये बच्चों के अंदर जो है ये प्रभाव बढ़े जा रहे हैं, क्योंकि मैं कोविड का हॉस्पिटल भी चला रहा हूँ और हमारे पास बहुत सारे कोविड के पेशेंट्स एडमिटेड हैं। लेकिन अभी भी मैं बताऊं तो आंकड़े अभी आने वाले टाइम में आएंगे, लेकिन अभी भी बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ना तो शुरू हो गया है, लेकिन एकदम से रैंपेंट महामारी अभी नहीं शुरू हुई है बच्चों के अंदर, लेकिन आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज यह है कि हमें बच्चों को प्रोटेक्ट करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए मैं अभिभावकों को कहना चाहूंगा, जब भी पेरेंट्स को कोरोना हो, बच्चों को आइसोलेट कर दे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो बड़ी जल्दी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पकड़ जाते हैं, उनको आइसोलेट करना बड़ा जरूरी है। बच्चों को स्कूल से बाहर मत बिल्कुल जाने दे। सरकार का बड़ा अच्छा फैसला है। 10वीं और 12वीं के 35 लाख लोग बच्चे हैं जो कि इन्होंने 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी और 12वीं की पोस्टपोन कर दिया। बड़ा अच्छा स्टेप है, नहीं तो ये सुपर स्प्रेडर एक इवेंट बन जाता। तो बच्चों को बाहर ना जाने दे, बच्चों को हेल्थ एजुकेशन दे, बच्चों को मास्क पहनाना शुरू करें। 2 साल से बड़े बच्चे मैंने देखा, अपने क्लिनिक्स में भी देखा। डॉक्टर रवि, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। दरअसल खतरा बड़ा है और बच्चों की बातचीत है। बच्चों को कुछ हो जाए तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, घर में माँ बाप परेशान हो जाते हैं। इसीलिए हमने शुरू में अपील की कि जितने लोग न्यूज़ नेशन इस वक्त देख रहे हैं वो बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि ये बच्चों की बातचीत है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज के जो आंकड़े हैं, जो इस बार परसेंटेज बढ़ा है, कुल मरीजों में से 4.42% जो संख्या है वो 10 साल से कम उम्र के बच्चों की है। साथ ही जो मरीज हैं उनमें से करीब 10% 11 से 18 साल के बच्चे हैं। तो ये जो एज ग्रुप में चेंज हुआ है ये ज्यादा खतरनाक है, जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं। डेफिनेटली अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि 11 से 17 साल के बच्चे जो हैं वो मैक्सिमम अफेक्ट हो रहे हैं, जबकि हम छोटे बच्चों को भी डायग्नोज करते हैं। दूसरा आंकड़ा आपको बताऊं, वर्ल्ड ओवर जब पिछली बार क्लासिकल कोरोना आया था, केवल 2% जो शेयर है वो लेस देन 18 ईयर्स वालों ने लिया था कोरोना के अंदर, क्योंकि बहुत कम है। लेस देन 18 ईयर अगर वर्ल्ड ओवर देखें तो 35% की पॉपुलेशन है, लेकिन इन्होंने केवल 2% अपना शेयर लिया कोरोना में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं पिछले कोरोना ने काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव अपना बिहेवियर दिखाया था बच्चों के लिए। लेकिन अभी के जो आंकड़े आ रहे हैं वो 8% के करीब आंकड़े आ रहे हैं, और 2.7% की मोर्टेलिटी रेट भी आ रही है, मृत्यु दर भी आ रही है। बच्चों में एक चीज और बताऊं, थोड़े सिम्टम्स भी डिफरेंट होते हैं। आपके माध्यम से मैं पेरेंट्स को बताना चाहूंगा, अगर आपका बच्चा लूज मोशंस या नोजिया या फीवर या किसी तरह का वॉमिटिंग इनसे प्रेजेंट करे, तो ये सिम्टम्स जो है बच्चों में ज्यादा आ रहे हैं, यानी पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग होना, लूज मोशंस होना। तो इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि कोरोना हो सकता है। बड़ों और बच्चों के सिम्टम्स में थोड़ा बहुत फर्क रहता है, लेकिन ये ध्यान रखना बड़ा जरूरी है और बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखना बहुत बहुत आवश्यक है,
क्योंकि आने वाली वेव जो है वो बच्चों में आ सकती है। ठीक है डॉक्टर रवि, मैं थोड़ा सा और सिम्टम पर बातचीत करूंगा और ये भी जानने की आपसे कोशिश करूंगा कि इसको डायग्नोज कैसे करें, कैसे पहचानें कि बच्चे को, क्योंकि देखिए मौसम बदल रहा है, मौसमी बीमारियां भी हैं, आमतौर पर वायरल फीवर्स भी हो रहे हैं, इस पर भी मैं आपसे बातचीत करता हूं। लेकिन डॉक्टर स्वाति, एक सवाल यह है कि अगर मान लीजिए बच्चे को घर में कोरोना हो जाए या फिर अगर स्ट्रांग इंट्यूशन इस बात को लेकर है कि कोरोना है, तो क्या करें? देखिए, जैसे हम बड़े लोगों के साथ कर रहे हैं, वही स्ट्रैटेजी हम बच्चों के साथ भी अपना रहे हैं। अगर बच्चे को ज़्यादा दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, अगर हल्का बुखार है या हल्के दस्त हैं, उल्टी है या ऐसा लग रहा है हमें कि हम घर में बच्चे को मैनेज कर पाएँगे, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो हम बच्चों को घर में ही मैनेज कर रहे हैं। और जैसे अभी मलिक सर ने भी बोला, हम बच्चों में ज़्यादा सीरियस डिज़ीज़ नहीं देख रहे हैं, हम बच्चों में ज़्यादातर माइल्ड डिज़ीज़ ही देख रहे हैं। या तो बच्चों को बुखार हो रहा है या रनी नोज़ है, निमोनिया भी हम बच्चों में ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, हल्की-फुल्की खांसी देख रहे हैं, लेकिन पेट से जुड़ी समस्याएं बच्चों में ज़्यादा आ रही हैं कि बच्चे को दस्त हो रहा है, नौजिया है या उसको उल्टियाँ हो रही हैं। तो इसलिए बच्चों में हम अभी तक, अगर मैं कहूँ तो ज़्यादातर हम सब लोगों को घर पे ही मैनेज कर पा रहे हैं। बस आपको बच्चों को डॉक्टर से संपर्क करके दवाइयाँ देनी है, उनको अच्छी डाइट देनी है। ये ध्यान रखना है कि वो डिहाइड्रेटेड ना हो, क्योंकि बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि बच्चे पानी अच्छी मात्रा में नहीं पीते और फीवर जब होता है, बुखार जब होता है, नौजिया वॉमिटिंग, डायरिया होता है, तो हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी का लॉस हो जाता है, फ्लूइड का लॉस हो जाता है। तो अगर पेरेंट्स एग्रेसिवली उसको रिप्लेस कर पाएँ, अगर वो ये समझ पाएँ कि हाँ, हमें बच्चे को तरल पदार्थ ज़्यादा देने हैं, हम उसके बॉडी को हमें रिप्लेनिश करना है, उसका जो वाटर सिस्टम है, तो फिर बच्चे आसानी से हम घर पर ट्रीट कर पा रहे हैं और इतने ज्यादा घबराने की बात नहीं। ठीक है डॉक्टर दीपाली, यही सवाल आपसे, क्योंकि देखिए हर बच्चों का नेचर अलग होता है। कई बार बच्चे बहुत सारी चीजें खाना पसंद नहीं करते हैं, कई बार उन्हें खिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो करें क्या, एहतियात क्या बरतें घर में? देखिए, घर में सबके पास ओआरएस का पैकेट होना चाहिए जिनके पास बच्चे हैं। और अगर ओआरएस पैकेट नहीं लेना चाहते हैं तो उसके जो सिंपल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सिर्फ पानी लीजिए पीने वाला, उसमें नमक डालिए, चीनी डालिए और उसको घोल बना के पी लीजिए, बच्चे को पिला दीजिए। तो काफ़ी हद तक हमारे जो सोडियम पोटेशियम लॉस हुआ है उसका रिहाइड्रेशन हो जाता है। केले को बिल्कुल मैश करके बना दीजिए। केले में फाइबर्स होते हैं जो हमारे लंग्स की ताकत भी बढ़ाते हैं। जैसे डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर मलिक सर ने भी कहा कि ये घबराने की बात नहीं है बच्चों को लेके कि बच्चों में लक्षण आ रहे हैं, मगर समय से उसको पकड़ना, बच्चे को आइसोलेट करना, टेस्ट करना, उसका ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। सरकारी हेल्पलाइन नंबर्स पे भी फोन कर सकते हैं अगर ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, ना कि अस्पताल जाएं, क्योंकि वायरस हमसे ज्यादा स्मार्ट है। वायरस म्यूटेट करे जा रहा है। डॉक्टर साहब ने स्ट्रेन्स के नाम भी बताए, मगर मैं ये नहीं समझती कि आम जनता को स्ट्रेन्स के नाम समझने की, पढ़ने की जरूरत है। बट ये वायरस वाकई हम इंसानों से ज्यादा स्मार्ट है। जब वैक्सीन टीकाकरण शुरू हुआ, लोग सोचते रहे लें ना लें, कौन सी लें, मगर वैक्सीन ने ऑलरेडी रूप बदल लिया है। इसीलिए कृपया करके अपने घर के अंदर रहें, बच्चों का ध्यान रखें। वैक्सीन मास्क है, मास्क हमेशा अपने साथ रखें और पहने जब भी आप तन की दूरी नहीं कर पा रहे। ठीक है डॉक्टर रवि, चूंकि कई सारे बच्चे आपके संपर्क में आते हैं, आप उनको देखते हैं, आप हॉस्पिटल भी रन कर रहे हैं जिसका आपने जिक्र किया, क्या अगर किसी बच्चे में कोरोना होता है तो तुरंत अस्पताल लेकर जाने की जरूरत है? और एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, मल्टीसिस्टिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की बातचीत आजकल काफी ज्यादा हो रही है, काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। अगर ये बच्चे में दिख रहा है तो तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाए। बिल्कुल, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो है वो बच्चों के अंदर जो कोविड से रिकवर होते हैं उनके अंदर हो जाता है। अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। इसके अंदर मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो है कावासाकी डिजीज की तरह के इसके सिम्टम्स होते हैं। इसके अंदर जो है चेहरे पे लालिमा आ जाती है, आंखों में काफी लालिमा आ जाती है, जिसको कहते हैं कि ब्लडी आई हो जाती है, स्ट्रॉबेरी टंग हो जाती है, टंग जो है वो सोलन हो जाती है, मुंह अंदर से पक जाता है, स्टोमेटाइटिस हो जाती है और रैशेज आ जाते हैं बॉडी में तरह तरह के। और अंदर भी अगर हम बॉडी के अंदर देखेंगे तो काफी ऑर्गन्स के ऊपर इसके इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं और इसके लिए स्पेसिफिक तरह की मेडिसिन हम देते हैं जिससे कि बच्चे रिकवर कर जाते हैं। ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो है ये बड़ों में नहीं होता है, केवल और केवल बच्चों में होता है और इसके लिए हमें जागरूक रहना बड़ा जरूरी है। और जनरली ये तब होता है जब कोविड के पेशेंट्स या बच्चे जो है वो रिकवरी पाथ के ऊपर आ जाते हैं, तब होता है। दूसरी चीज ये बताना चाहूंगा कि ये ऐसा नहीं है कि जैसे ही बच्चे को कोविड डायग्नोज हुआ हम लोग एडमिट करें। बेटर ये रहता है कि आप अपने पीडियाट्रिशियन के साथ में चाहे टेली कंसल्टेशन कर लें, क्योंकि बच्चों को एक्सपोज करने की जरूरत नहीं, या उनके पास जाके एक बार कंसल्ट कर लें ताकि आपका पीडियाट्रिशियन ये देख ले
कि उसके अंदर किसी किस्म के डेंजर साइंस तो नहीं है। आप डेंजर साइंस में बताना चाहूंगा, कभी भी आपको लगे कि आपके बच्चे को कोरोना डायग्नोस्ड है और टेस्ट में पॉजिटिव आया हुआ है, कभी भी लगे कि बच्चा जो है लिम्प है या ड्राउजी है या बच्चे के होंठ और नेल्स जो हैं वो थोड़े नीले पड़ने लग गए हैं या बच्चा जो है हाई ग्रेड फीवर के अंदर आ गया या बच्चे की पसली ज्यादा चलने लगी है, सांस तेज चलने लगी है, तब एक चीज है। मैं इसमें एक चीज ऐड करता हूं डॉक्टर रवि, एक चीज ऐड करता हूं, जो कोविड के वेरिएंट है, डबल कोविड वेरिएंट है, क्या ये एक वजह है बच्चे इतने रिस्क जोन में हैं इसके लिए? डेफिनेटली, क्योंकि कोविड ने अपना रूप प्रतिरूप थोड़ा बदल लिया है, तभी ये बच्चों, क्योंकि पुराना अगर कोविड होता तो उसने तो बच्चों को इफेक्ट नहीं किया, जनरली बच्चों को एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन रही है, लेकिन अब बच्चों के केसेस बढ़ गए हैं और थोड़ा एग्रेसिव भी होने लग गया। डेफिनेटली कोरोना वायरस ने अपना रूप प्रतिरूप बदल लिया है। जब भी वायरस मल्टीप्लिकेशंस करता है तो कुछ गलतियां करता है जिसको म्यूटेशन कहते हैं, और वायरस इस तरह की म्यूटेशंस करता है, चालाकी करते हैं, क्योंकि वायरस को भी सर्वाइव करना है, तो वो इस तरह की म्यूटेशंस करता है कि वो ऐसी पॉपुलेशन के पास जाना शुरू कर दे जो बिल्कुल पॉपुलेशन अभी अनटच्ड है, जैसे हमारे बच्चे अभी अनटच्ड हैं और वो वल्नरेबल हैं, तो वायरस की पूरी कोशिश होगी कि मैं इस तरह से म्यूटेट हो जाऊं कि इन बच्चों में जाऊं। बच्चों में एक दो चीजें अच्छी भी हैं। ठीक है डॉक्टर रवि, मैं आता हूं। वायरस अगर इतना चालाक है डॉक्टर स्वाति, तो क्या बच्चों को होम आइसोलेशन में रखा जाए, ये सलाह दी जा सकती है? देखिए, बच्चों को होम आइसोलेशन में ही ज्यादातर रखा जाता है, लेकिन जैसे अभी मलिक सर ने भी बोला कि कुछ डेंजर साइंस हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं। अगर आपका बच्चा ठीक है, घर में ट्रीटमेंट ले रहा है, पीडियाट्रिशियन से आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बच्चा जो है गफलत में है या बच्चा आपको ऐसा लग रहा है कि बेहोश सा दिख रहा है या आप जो बात उससे कर रहे हैं वो ठीक से उसका जवाब नहीं दे रहा है, ज्यादा सोता जा रहा है, उठ ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा है ठीक से, या आपको दिख रहा है कि बच्चा जो है उसके हाथ पैर नीले पड़ रहे हैं या उसकी पसलियां बहुत ज्यादा चल रही हैं या उसका हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जरूर आपको तब तुरंत ये सोचना है कि अब बच्चे को ज्यादा हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो आप उधर का रुख करना जरूरी हो जाता है। तो बच्चों को आप आराम से घर में ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आपको ये देखने की जरूरत है कि बच्चा ठीक हो रहा है या उसकी हालत और बिगड़ रही है, तो उस तरफ ध्यान दें। और साथ ही में देखिए, बच्चों को इस वक्त अच्छी डाइट देना बहुत ज्यादा जरूरी है और बच्चों को हाइजीन सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। निश्चित तौर पर हाइजीन तो सबके लिए जरूरी है, हाइजीन तो सबके लिए जरूरी है और लगातार इस बात की हम अपील भी कर रहे हैं कि लोग सतर्क रहें, हाइजीन का खास तौर पर ध्यान रखें। लेकिन डॉक्टर दीपाली, एक बड़ा सवाल जिसका जिक्र सबसे पहले डॉक्टर रवि मलिक ने कर दिया कि बच्चों के लिए टीका नहीं है, तो उन्हें बचाएं कैसे, कैसे उन्हें एक्स्ट्रा इम्यूनिटी दें? अपनी डाइट अच्छी करें। बच्चों को इस वक्त जितना आप दाल, जो मतलब 4 साल से बड़े जो थोड़े से एडोलेसेंस की तरफ जा रहे हैं, उनको अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देना चाहिए, इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। छोटे बच्चों के लिए भी अश्वगंधा गिलोय की पाउडर और गोलियां, एप्पल सिडार विनेगर की कैसी गोलियां आ गई हैं खट्टी सी, तो वो अपनी डाइट को बेटर करें। केला बहुत अच्छी चीज़ है, टमाटर बहुत अच्छी चीज़ है, नींबू बहुत अच्छी चीज़ है और ये बहुत सस्ती और हर घर में घुस जाती वाली चीज़ है। हम जैसे लोग जिनके पास घर के सर के ऊपर छत है, उन्हें अपने गार्ड्स, ड्राइवर्स, ऐसे लोगों को जिनके घर में बच्चे, ये सब चीज़ें हर हफ्ते लेके देनी चाहिए। मगर बहुत ज़रूरी है कि हम सब सतर्क रहें। एडल्ट भी सुपर स्प्रेडर की तरह बन सकते हैं, स्पेशली 25 ऑनवर्ड्स जो बाहर जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी अच्छी, और छोटे बच्चे हो घर में, उनको इन्फेक्शन दे। इसीलिए बहुत ध्यान देना है, और छोटे बच्चों के लिए भी और बुजुर्ग के लिए भी। छोटे बच्चों के लिए सिर्फ जब ज्यादा सिम्टम्स बढ़े तभी अस्पताल जाएं, वरना बाहर जाके भी बच्चा और बीमार हो सकता है। और पल्स ऑक्सीमीटर का भी ध्यान जरूर दें, और पल्स ऑक्सीमीटर को भी कैसे यूज करना है मैं आपके चैनल के द्वारा कहूंगी। अगर राइट हैंडेड है, जैसे अधिकतर लोग राइट हाथ से लिखते हैं, तो लेफ्ट हाथ की इंडेक्स फिंगर पे ही मशीन को लगाएं और हाथ को सीधा रखना जरूरी है, मतलब कि वो बेड पे लेटा हो या टेबल पे हाथ रख के, तब उसका पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग ली जाए। अगर आप राइट हैंडेड हैं तो लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करें, लेफ्ट हैंड की फिंगर में हम ऑक्सीमीटर लगाएं। डॉक्टर दीपाली जी बिल्कुल, लेफ्ट हाथ की हमारी पल्स ऑक्सीमीटर SpO2 लेवल बिल्कुल ठीक रीडिंग बताती है और वो एग्जैक्ट बताती है जो लंग्स में होती है। ठीक है, ये एक अहम जानकारी आपने दी। डॉक्टर रवि मलिक, एक सवाल, बच्चों में भी कोई खास एज ग्रुप है जिन पर ज्यादा खतरा है? देखिए, 10 से 17 साल के बच्चों के ऊपर इस वक्त का जो वेरिएंट आया वो थोड़ा ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। ऑल तो छोटे बच्चों में भी हो रहा है, लेकिन मेजॉरिटी पेशेंट जो है वो 10 से 17 साल के बीच में आ रहे हैं। और जो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है वो जनरली छोटे बच्चों के अंदर ज्यादा इफेक्ट करता है, लेकिन जो क्लासिकल कोरोना जैसे सिम्टम्स है वो इस बच्चों के एज ग्रुप में बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। बच्चों की प्रिकॉशंस लेनी बहुत बहुत आवश्यक है।
आप बच्चों को फिलहाल तो इमरजेंसी बांध के बाहर निकालिए ही मत, फिलहाल तो जिस तरह का माहौल चल रहा है। और दूसरी चीज है कि बच्चे मास्क लाना भी बड़ा लाइक करते हैं, और बच्चों को मास्क जो है 2 साल के ऊपर जो है बच्चों को आराम से मास्क को पहना सकते हैं, और वो प्रिकॉशन लेना जरूरी है। और सबसे अच्छी चीज है, हम बच्चों को बिठा के प्रॉपर समझाते नहीं है बीमारी क्या है और इसका कैसे प्रिकॉशन। मैंने देखा है कि अपने क्लिनिक में जो मेरे काउंसलर्स हैं, जब वो बच्चों को समझाते हैं तो मैंने देखा है कि बच्चे रिचुअल्स को ज्यादा बेटर फॉलो करते हैं अपने पेरेंट्स के हिसाब से, रादर देन वो। एक और चीज जो विडंबना वाली बात पिछली बार हमें समझ नहीं आ रही थी पीडियाट्रिशियंस को, ये था जितने रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं वो बच्चों में ज्यादा इफेक्ट करते हैं। मेड बी इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू या फॉर दैट मैटर कॉक्सिकी, ये जितने वायरसेस हैं ये बच्चों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, रेस्पिरेटरी सिंचिटियल वायरस वगैरह। लेकिन कोविड का बिहेवियर बच्चों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव रहा। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा म्यूटेंट स्ट्रेन भी आ सकता है जो बच्चों के लिए ज्यादा प्रेडिलेक्शन करे और बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करे। एक और भी चीज है, जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस है, जैसे जुवेनाइल डायबिटीज है या चाइल्डहुड हाइपरटेंशन है या चाइल्डहुड एस्थमा है, इन बच्चों का तो बहुत खास हमें ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमें SpO2 बच्चों का देखना बड़ा जरूरी है, और SpO2 की भी विधि होती है। आप लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, आप किसी भी उंगल में नहीं लगा सकते, आप रिफ्लेक्स इंडेक्स फिंगर जो ये वाली होती है, जो आपके अंगूठे के साथ वाली है, इसके ऊपर हमें लगाना होता है। 30 सेकंड तक आप रिलैक्स कीजिए, उसके बाद लगाइए। 30 सेकंड तक हो सकता है रीडिंग ऊपर नीचे हो, उसके बाद जो रीडिंग आती है वो स्टेबल रीडिंग मानी जाती है, और बच्चों के अंदर भी SpO2 हम देख सकते हैं। और जैसे ही लगे कि SpO2 94 से नीचे आ रहा है तो आप मेडिकल संरक्षण में आ जाए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये अहम जानकारियां हैं। बच्चों की बातचीत है, बच्चों को लेकर लोग ज्यादा चिंतित रहते हैं, इसीलिए हमने खास तौर पर यह तय किया कि बच्चों पर बातचीत की जाए, क्योंकि बात आपके बच्चों की सेहत से जुड़ी हुई है। सभी एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं, यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस आऊंगा। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से लगातार बड़ी कवरेज, आखिरकार बच्चों को कैसे बचाएं, क्योंकि इस बार डबल वेरिएंट होने की वजह से सबसे ज्यादा खतरा बच्चों पर बताया जा रहा है। ऐसे में बच्चों का ध्यान कैसे रखें, क्या उन्हें खिलाएं पिलाएं, और कब जरूरत ये महसूस हो कि उनका टेस्ट कराएं, या फिर उनका ध्यान रखें, या फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत हो तो लेकर जाएं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी और साथ ही डॉक्टर दीपाली दोनों हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। डॉक्टर स्वाति, एक सवाल ये, आखिरकार बच्चों को क्या खिलाएं अगर उन्हें संक्रमण हो जाता है, क्योंकि तमाम देखिए एक साथ से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि बड़े लोगों को क्या खाना चाहिए, इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करें, क्या बच्चों के लिए भी वही सारे नियम या फिर कुछ खास जिससे उन्हें ज्यादा फायदा हो? देखिए, अभी डॉक्टर दीपाली ने बताया था कि बच्चों को हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देना बहुत ज़रूरी है। साथ में आप च्यवनप्राश बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों को आप जो है ख़ास तौर से जितना ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, उनकी रंग बिरंगी प्लेट होगी, उतना ज़्यादा बच्चों को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं। लेकिन बच्चों के साथ ज़रूर ये है कि बच्चे आसानी से नहीं खाते, तो थोड़ा सा आपको उनके साथ इनोवेटिव होना पड़ता है। आपको उनकी मनपसंद डिशेस बनानी पड़ती हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उसमें इंक्लूड करने पड़ते हैं। और सबसे अच्छी बात है, देखिए, बच्चों को जब आप समझाते हैं तो उनको अच्छे से समझ में आता है कि ये चीजें जो हैं, हमें आप बहुत सारे तरीके से समझा सकते हैं कि आपको लंबा करेगा, आपको तंदुरुस्त बनाएगा, आपका स्टेमिना अच्छा होगा, आप अच्छा खेलेंगे, आप बेहतर भाग पाएंगे। तो ये सब चीजें अगर हम बच्चे को उस तरह से समझाएं तो बच्चों को समझ में आता है और बच्चे उसकी अहमियत को समझते हैं और उसको खाना सीखते हैं। तो ये बहुत जरूरी बात राकेश जी, मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगी कि अगर मदर पॉजिटिव है कोरोना से और वो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, ब्रेस्ट फीड कर रही थी, तो ऐसी स्थिति में भी आप अपने बच्चे को कंटिन्यूअसली ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप मास्क लगाएं, आप अच्छे से अपने हाथों को सैनिटाइज करें या साबुन और पानी से धोएं जब आप बच्चे को दूध पिलाएं उससे पहले। या अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा बुखार है और आप बैठ करके बच्चे को दूध नहीं पिला पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आप ब्रेस्ट पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने दूध को निकाल करके रख सकते हैं और फिर वो किसी कोई और घर का सदस्य जो है बच्चे को पिला सकता है। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब मदर्स पॉजिटिव आती है तो वो ये सवाल हमसे पूछती है कि क्या आप हम अपने बच्चे को दूध पिलाएं या नहीं पिलाएं, या उसे अलग रखें अपने से। ये तो माताओं की बातचीत सेम रूम में भी रख सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ी कंसर्न आ जाती है, क्योंकि अब हम इन्फेंट्स में भी, यानी कि नवजात शिशु में भी कोरोना होते देख रहे हैं, तो माओ को बहुत ज्यादा डर आ गया है मन में कि क्या हम बच्चे को दूध पिलाएं या नहीं पिलाएं। तो ये भी लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। सवाल डॉक्टर दीपाली आपसे इसी को लेकर, अगर बच्चा इन्फेंट नहीं है, नवजात नहीं है, 10 साल 12 साल या 15 साल तक की उम्र का बच्चा है, कुछ खास डाइट में बदलाव करने की जरूरत है?
देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारे लंग्स को जो अच्छा करते हैं वो हाई फाइबर डाइट करती है। केला हर घर, हर भारतीय खरीद सकता है। वॉलनट, अखरोट भी कोई बहुत महंगी चीज नहीं है। अश्वगंधा, गिलोय का पाउडर, आप जैसे डॉक्टर स्वाति ने भी कहा, बच्चों के लिए आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। तो जो भी आप दे रहे हो, दाल दे रहे हो या चिकन दे रहे हो, बटर चिकन दे रहे हो, जो भी आप अपने बच्चे को घर बना के दे रहे हो, उसमें 1 चुटकी अश्वगंधा, गिलोय का मिक्सचर आप डाल सकते हैं। च्यवनप्राश कड़वा भी लगता है बच्चे को, तो उसके साथ आप एक टॉफी दे सकते हैं। मगर बहुत जरूरी है कि लंग्स की शक्ति बढ़ाने के लिए बच्चों से डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराई जाए। अगर आपके आसपास कोई नजदीकी पेड़ हो जो आपका लॉकडाउन जैसी स्थिति को नहीं ब्रेक करता, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं खराब करता, तो उसके पास जाके या घर के अंदर ऑक्सीजन देने वाला प्लांट आप रख सकते हो। एलोवेरा, मदर्स टंग, 150-300 रुपए का पौधा होता है, वो पौधा रख के वहां पे पूरी फैमिली डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस बच्चों की आदत बना सकते हैं कि उनके फेफड़ों को ज्यादा खोला जाए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए डॉक्टर दीपाली आपका, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए। आप लोगों ने बड़े आसान शब्दों में बताया कि बच्चों का ध्यान कैसे रखा जाए, अगर संक्रमण हो जाता है तो कब उन्हें अस्पताल लेकर जाने की जरूरत है, या फिर क्या वो उपाय करें जिनसे बच्चों को संक्रमण के खतरे से बचा कर रखें। ये निश्चित तौर पर फायदे की बात है उन पेरेंट्स के लिए जो इस वक्त न्यूज़ नेशन देख रहे थे।